नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। रक्षक बने भक्षक। एक तरफ योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार कुछ पुलिस के अधिकारी, कुछ पुलिस के लोग ही सरकार को बदनाम करने की स्थिति पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। दरअसल लगातार एक तरफ सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, वहीं कुछ लोग उसे पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए कि योगी सरकार के राज में भी लगातार एक पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है। उसके जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए वॉर लेवल पर कई फैसले भी लिए गए। बदलाव दिख भी रहा है, मगर इन सब के बीच कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो सरकार के किए कराए पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के लूनी थाने का है, जहां एक दुष्कर्म पीड़िता 2 महीने से इंसाफ की आस में पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट कर थक चुकी है। सबसे पहले आपको मामले की जानकारी दे देते हैं। कुछ महीने पहले फराज सिद्दीकी उर्फ कल्ली पीड़िता के घर जाता है और उसे घर में अकेला पाकर नशीले पदार्थ के जरिए उसे बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में कल्ली पीड़िता के साथ न सिर्फ दुष्कर्म करता है, बल्कि उसकी अश्लील वीडियो भी बना लेता है। वीडियो दिखाकर कल्ली ने पहले तो पीड़िता का कई बार शोषण किया, फिर वही वीडियो उसके पति को दिखाकर दोनों को अलग कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब कल्ली का मन नहीं भरा तो उसने उसके पति से फर्जी दस्तखत कराकर दोनों का फर्जी तलाक भी करा दिया। पीड़िता पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपनी मासूम बच्ची और पेट में पल रही एक नन्ही सी जान को लिए दर दर भटकने को मजबूर है। एक तरफ तो उसे कल्ली का खौफ, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों का संवेदनहीन रवैया, दोनों झेलना पड़ रहा है। सुदर्शन न्यूज की टीम ने इस मामले में यूपी पुलिस को ट्वीट किया और बाकायदा यूपी पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेने का निर्देश भी दिया। मगर अफसोस कि गाजियाबाद के आला पुलिस अधिकारी भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से करनी काट रहे हैं। लौनी से फरार चल रहे अपराधी फराज सिद्दीकी उर्फ कल्ली के बारे में आज सुदर्शन न्यूज़ की टीम ने गाजियाबाद एसएसपी से बात की। गाजियाबाद एसएसपी से जब बात की तो उन्होंने इस बारे में बड़ा ही ढोलमोल जवाब दिया। गाजियाबाद एसएसपी साहब का कहना है कि अभी इस मामले में विवेचना जारी है। अब सवाल यह है कि घटना के 2 माह बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। सोचना यह है कि क्या पुलिस की कार्यप्रणाली सुस्त है या अपराधी के हौसले पस्त हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ रमन शर्मा, सुदर्शन न्यूज़, गाजियाबाद। दरअसल बेहद शर्मनाक स्थिति, बेहद अफसोसजनक स्थिति इसलिए कि किस तरीके से एक पीड़िता, जिसके लिए पुलिस को खुद सामने आकर उसकी मदद करनी चाहिए थी, वो शख्स जिसने एक महिला के जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस महिला की मदद होनी चाहिए। इसके इतर पुलिस पूरी तरीके से इसमें गैर जिम्मेदाराना अपना रवैया दिखाती हुई नजर आई। यानी पूरे तरीके से कोई भी मदद पुलिस की तरफ से पीड़िता को नहीं मिली और इसीलिए पीड़िता आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। वहां सुदर्शन न्यूज संवाददाता राकेश पंडित ने पीड़िता से बात की, पूरे मामले को समझने की कोशिश की और जाना कि क्या कुछ स्थिति पीड़िता के साथ फिलहाल गुजर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे और इसकी कोशिश कामयाब भी हो रही है। लेकिन अभी भी सूबे में कई ऐसे पुलिस विभाग के अधिकारी हैं जो योगी जी के मंसूबों पे पानी फेरने का काम कर रहे हैं। मेरे पास एक मामला आया है, मामला है गाजियाबाद के लोनी का, जहां पर एक पीड़िता जिसके साथ दुष्कर्म होता है और वो 2 महीने से पुलिस विभाग के चक्कर काटते काटते थक चुकी है। और मामला सिर्फ दुष्कर्म का ही नहीं है, बल्कि दुष्कर्म करने वाले आरोपी ने
पहले तो पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, उसकी वीडियो बनाई, उसको ब्लैकमेल किया और वो वीडियो दिखा के उसके पति को धमकाया और नहीं तो और इसमें फर्जी तरीके से इन दोनों का तलाक करवाया और तलाक करवाने के बाद गलत नीयत से अभी भी वो पीड़िता के पीछे पड़ा है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में पीड़िता की मदद करने की बजाय उसको ये कह रही है कि पैसे लेकर और मामले को रफा दफा करो। सुदर्शन न्यूज आज इस मुद्दे को उठा रहा है और इसलिए उठा रहा है कि ये मामला योगी जी तक पहुंचे और इस पूरे मामले में एक निचोड़ निकले। मेरे साथ इस वक्त पीड़ित भी हैं। क्या हुआ था आपके साथ जानना चाहेंगे हम। जी, हमारी वीडियो बनाई है उसने यहीं पे, हमारे ससुराल वाले में। हमारे घर पर कोई नहीं था, हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक थी और उसने हमारी वीडियो बनाई उल्टी सीधी। उस वीडियो के बहाने ब्लैकमेल करके हैदराबाद ले गया। वहाँ भी उसने काफ़ी ब्लैकमेल करा, फिर वहाँ से वो चला आया। वहाँ से चले आने के बाद में हम भी वहाँ से चले आए। हमने पैसे मांगे, उसने हमें मारा पीटा भी और पैसे भी नहीं दिए और ये सब बातें हमारे आदमी को बता दी और हमारा आदमी से तलाक करवा दिया। जी, हम घर से बेघर हो गए। हम गली गली भटकते हैं, कभी स्टेशनों पर, कभी कहीं सोते फिरते हैं। क्या नाम है उसका? कल्ली। पूरा नाम क्या है? फराज सिद्दीकी उर्फ कल्ली, 2 नाम चलते हैं। पुलिस विभाग में आप गई तो क्या कहते हैं अधिकारी पुलिस विभाग के? यूँ कहते हैं फैसला ले लो, वो बहुत बेकार आदमी है, पैसे वाला है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। जोर दबाव करते हैं फैसले के लिए, फैसला ले लो। ये तो पीड़िता हैं जिनकी जुबानी आपने इनका दर्द सुना। अब हमारे साथ इनके पति हैं। ये एक तलाक के पेपर भी हैं मेरे पास जिसपे सिग्नेचर भी आप ही के हैं, अंगूठा भी आप ही का है। 2 सवाल हैं आपसे कि क्या ये आपने अपनी सहमति से तलाक दिया है और दूसरा क्या आपके कानून के हिसाब से जो आप ट्रिपल तलाक वाला मामला है, क्या आपने इनको 3 बार तलाक बोल के तलाक दिया है? 3 बार तलाक नहीं दिया मैंने इसे। इस कल्ली ने हमें इसकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी और वीडियो दिखाई थी कि तेरी औरत गलत है, ऐसे है, तू इसे छोड़ दे, तेरे लायक नहीं है। और हमने जब हमें इसने सुनाई, कहने लगा तेरे पैसे, मैंने कहा माँ जी मेरे पे पैसे वैसे भी नहीं है, मेहर देनी पड़ती है पूरी। कहने लगा वो सब मैं अपना आप कर दूंगा, तू उस बात की टेंशन न ले, मेरा भैया है वो वकील के पास रहता है, वो अपना आप करा देगा। तो उसने ही, उसके भैया है पप्पी, उसने ही तलाक के पेपर तैयार कराए और उसने ही तलाक दिलवाया। मतलब आपने अपनी मर्जी से तलाक नहीं दिया है और अभी भी आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं अपने साथ? जी। सरफराज उर्फ कल्ली, यही नाम है शायद उसका, फराज उर्फ कल्ली। इस व्यक्ति ने कितना बड़ा गुनाह किया है इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आप। उत्तर प्रदेश पुलिस से हम यही सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या एक बदमाश के आगे या उसके कद के आगे या उसके रसूख के आगे पुलिस इतनी बौनी साबित हो सकती है कि एक पीड़िता अपनी एक दुधमुही बच्ची को लेकर सड़कों पर जिंदगी बिताने को मजबूर हो जाए और न्याय के लिए भटकती रहे? अगर यही कानून है, ऐसा ही कानून है, तो लानत है गाजियाबाद पुलिस के ऐसे कानून पर। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ राकेश पंडित, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। दरअसल सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को जिस तरीके से पटरी पर लाने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, उसके बीच में भी लगातार इस तरीके के मामले आखिर कैसे सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसके बाद पुलिस का क्या कुछ रवैया होना चाहिए। क्या पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि एक पीड़िता जो अपनी शिकायत लेकर उनके पास पहुंची है उसकी मदद मिले, और वो शख्स जो लगातार किस तरीके से एक महिला को, एक पीड़िता को लगातार प्रताड़ित कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आखिर ऐसा पुलिस की तरफ से क्यों रवैया अपनाया जा रहा है कि 2 महीने हो चुके हैं, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, लेकिन पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ इंटरोगेट किया जाए, उससे पूछा जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। ये तमाम चीजें सीधे तौर पर सवाल उठाती हैं और साथ ही साथ पुलिस के रवैये में पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। आखिर क्या होना चाहिए? क्या कुछ पुलिस की कार्यप्रणाली इसमें होनी चाहिए थी और पुलिस पर जो इस तरीके की कार्यप्रणाली को अपना रही है उस पर क्या कार्रवाई होगी? ये सरकार से भी सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ए.के. दुबे साहब है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, प्रशांत पटेल साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, दोनों हमारे साथ यहां पर बने हुए। दुबे साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ अपराध होता है, एक तरफ लगातार आपराधिक जो स्थितियां हैं वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बिगड़ी हुई हैं, चाहे पूर्ववर्ती सरकार की बात करें और उसके बाद योगी सरकार से एक उम्मीद जो है जनता को है, उसके बीच में अपराध का सामने आना। पहला सवाल तो यही कि लगातार अपराध हो रहे हैं, उसके बाद पुलिस को किस तरीके की जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी।
अगर उसके बावजूद भी कोई शिकायत दर्ज करवाई जाती है, एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, उसके बाद ये रवैया, पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है? पुलिस की जिम्मेदारी सबसे पहले तो अगर पुलिस के सामने कोई कंप्लेंट आई या एफआईआर दर्ज हुआ तो पुलिस को तुरंत मामले की तहकीकात कर और जो दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। और ये तो एक संगीन अपराध का मामला प्रथम दृष्टया साबित हो रहा है, जिसमें एक महिला किसी के ऊपर आरोप लगा रही है कि इसने मेरी न सिर्फ वीडियो बनाई मुझे नशीला पदार्थ पिला करके, बल्कि मेरे को ब्लैकमेल भी किया और यहाँ नहीं हैदराबाद भी लेकर के गया और मेरा परिवार तोड़ दिया। तो ये तो प्राइमा फेसी बनता ही है और रेप का भी मुकदमा बनता है, ब्लैकमेल करने का भी मुकदमा बनता है, पैसे ऐंठने का भी मुकदमा बनता है। दूसरा जो एक पेपर अभी राकेश जी दिखा रहे थे कि एक फर्जी इन्होंने तलाक बना दिया, तो कानून के अंतर्गत वो तलाक मान्य नहीं है। और अगर हम मुस्लिम कानून व्यवस्था की बात करें तो मुस्लिम कानून व्यवस्था के मुताबिक भी वो चूँकि ट्रिपल तलाक की जो व्यवस्था है, तलाक 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 कहने की पति ने अभी तक नहीं कहा है, तो कागज़ पर दस्तखत करवा लेने और साइन कर देने जैसी व्यवस्था से तलाक नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ना ही किसी अदालत ने उस मैरिज को नलिफाई किया है, परंतु एक बात यह है कि परिवार को तोड़ देने का और किसी भी प्रकार से लांछन देकर महिला को बरगला कर तो ये मुकदमा बनता है और अपराध दर्ज हुआ तो पुलिस की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस उन अपराधों के परिप्रेक्ष्य में उसको गिरफ्तार कर और मामले की आगे की कार्रवाई जो है करे। प्रशांत, अगर पहली बार कोई शिकायत लेकर महिला पहुंचती है तो पुलिस को सबसे पहले क्या करना चाहिए था? और ऐसा क्या 2 महीने का वक्त लगता है कि एक शिकायत दर्ज होती है जिसमें कहा जाता है महिला की तरफ से कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके साथ रेप हुआ है, आखिर ऐसी कौन सी इंटेरोगेशन पुलिस कर रही है? कि जैसे ही महिला पुलिस के पास पहुंची थी अपनी शिकायत लेकर के, तो पुलिस को उसमें इन्वेस्टिगेशन करके तुरंत प्राइमा फेसी एविडेंस थे उसमें, तो उस पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी और जो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी सबसे मुख्य बात है, चूँकि भले ही 3-4 महीने पहले उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गई, नया निजाम आया, लेकिन जो पुलिस अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, पिछली सरकार में हमने देखा है किस तरीके से नियुक्तियां हुई थी। एक जाति विशेष को, एक समुदाय विशेष की नियुक्तियां हुई थी। तो भले ही सीएम चेंज हो गया, लेकिन अधिकारियों का और पुलिस का रवैया अभी तक चेंज नहीं हुआ है। वो उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं जैसे समाजवादी सरकार के टाइम पर काम हो रहा है। तो इस विषय पर भी नए मुख्यमंत्री को, नए डीजीपी को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अगर सिर्फ हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस देश ने जो है निर्भया जैसा कांड देखा है, इस देश ने महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी है, हाल फिलहाल में लगातार कई मंचों से आवाजें उठी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक पीड़िता के साथ इस तरीके का व्यवहार होना ये गंभीर सवाल उठाता है। क्योंकि सवाल पुलिस के लिए है, क्योंकि एक रक्षक के तौर पर वो भक्षक का काम कर रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली को देखते हुए दुबे साहब, क्या कार्रवाई पुलिस पर भी बनती है? क्योंकि अगर 2 महीने लग रहे हैं एक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी, तो सवाल यह है कि पुलिस कर क्या रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया पूरे देश के लिए, जिसमें स्टेट के चीफ्स को कहा गया कि अगर किसी महिला की शिकायत थाने में आती है तो इमीडिएटली उसको इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर करके और लॉजिकल एंड तक लेकर जाइए। अगर नहीं लेकर जाते हैं तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ भी मुकदमा बनेगा। एक कुछ दिनों पहले हम लोगों ने धनंजय सिंह और अनीता सिंह का केस देखा था 2013 में, जिसमें अनीता सिंह ने मयूर विहार थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। धनंजय सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने उसके साथ बरगला करके और दुर्व्यवहार किया और कई वर्षों के बाद एफआईआर जो 376 और तमाम ऑफेंस थे उनके अंतर्गत दर्ज हुई और उसमें उनको जेल भी जाना पड़ा। दूसरा, उसके बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ कई वर्षों के बाद वो पीड़िता इधर से उधर भटकती रही और मुकदमा पंजीबद्ध हुआ। तो ऐसा नहीं है कि समय बीत गया तो मुकदमा नहीं इनको आगे बढ़ाना चाहिए, परंतु जो प्रशासन के ऊपर जो मंत्रियों की या शासन की जो पकड़ है वो ढीली पड़ रही है। और ढीली पड़ने के साथ ये वही सारे लोग हैं जो पहले गुंडागर्दी का आलम करके पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को भद्दा मजाक बनाते थे और पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं में माफिया राज चलता था, वो वही लोग हैं, पुलिस में बैठे लोग हैं। तो जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, जब तक लोगों के ऊपर, जो लोग वहां पर जिनकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से पालन करें और किसी इन्फ्लुएंस में ना आए, जब तक उन लोगों के ऊपर कार्यवाही नहीं, तो कार्यवाही के भय के बिना इस तरह की गतिविधियां होती रहेंगी। बिल्कुल, इस तरह की गतिविधियां होती रहेंगी जब तक कि कानून का जिन पर पालन करवाने की जिम्मेदारी है वो अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, वो जनता की मदद के लिए खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे,
तो वो तमाम लोग जो इस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनके हौसले लगातार इसी तरीके से मजबूत होते रहेंगे। और जिस कानून के बल पर अपराधों को खत्म करने की बात की जाती है, उस कानून के दम पर इन अपराधियों को रोकना इन स्थितियों में कम से कम कामयाबी नहीं मिल पाएगी। लेकिन पुलिस की तरफ से जिस तरह की कार्यप्रणाली अपनाई गई, उसके बाद पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सवाल यहां पर उठाए गए, वो सवाल जो पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, उनके जवाब भी तलाशेंगे। एक छोटा सा ब्रेक फौरन लौटते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, जहां पर एक पीड़िता लगातार 2 महीने से दर-दर की ठोकरें खाती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सवाल यह कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्यप्रणाली क्यों अपनाई जा रही है, आखिर किस दबाव में उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। और साथ ही साथ अगर 2 महीने लग जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को एक पीड़िता को न्याय दिलाने में, उसकी FIR, उसकी शिकायत दर्ज करने में और उस पर कार्रवाई करने को लेकर, तो आखिर क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। इसी सवालों के साथ हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए। प्रशांत साहब, आपके पास आना चाहता हूं। 2 महीने लग जाते हैं, उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जिस अपराध को इस शख्स ने, जिसका नाम कल्ली बताया जाता है, जिसने जिन तमाम अपराधों को अंजाम दिया है, कितने गंभीर ये अपराध हैं, कौन कौन सी धाराएं इस पर लगती हैं और किस तरीके की इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये पहला मामला तो इस पर रेप का बनता है। दूसरा उस पर उसको जबरन उसको हैदराबाद ले गया, अपहरण का मामला बनता है। उसको ब्लैकमेलिंग का मामला बनता है। और ये सारी गंभीर धाराएं हैं, नॉन बिलेबल धाराएं हैं, जमानत नहीं हो सकती। और ये तुरंत इसको पुलिस को संज्ञान लेकर के इस पर FIR करनी चाहिए थी उनको, और उसको आरोपी सिद्दीकी को अरेस्ट करना चाहिए था जी। लेकिन इसके बावजूद भी ये हुआ नहीं। ये सीधे तौर पर जो है गंभीर सवाल है। राकेश पंडित सहयोगी हमारे इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, जो पीड़िता की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई, उसके बाद आपने जो है मुलाकात की है, पीड़िता अब क्या मांग कर रही है? चलिए, संपर्क हमारा यहां पर टूट गया है। दुबे साहब, गंभीर धाराएं हैं और उस पर कार्रवाई किस तरीके की होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, ताकि जो एविडेंसेस है उन एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय ना करे। तो जो इसमें मुजरिम है, जो दूसरे की पत्नी को बहका के, बरगला के, कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला के, नशीले पदार्थ को पिलाकर लगातार रेप किया, और हैदराबाद में भी कुछ एविडेंस, क्योंकि क्राइम हैदराबाद में भी हुआ, हैदराबाद भी लेकर के गए। तो जो एविडेंसेस हैं, क्योंकि अरेस्ट नहीं होगा तो एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की बात आती है, और इसीलिए अरेस्ट किया जाता है। तब तक की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसी समय उसको अरेस्ट भी कर लेना चाहिए। और FIR किन किन धाराओं में किया, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें रेप का मामला तो सीधा सीधा प्रथम दृष्टया बनता है महिला के बयान के बाद ही। अब पुलिस की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है और ये कानूनी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो पुलिस जो है इमीडिएटली उनको अरेस्ट करे। पुलिस ऐसा नहीं कर रही है तो ये स्टेट मशीनरी का फेल्योर है। और उसमें दूसरा ये भी है कि वो महिला कोर्ट में भी जा सकती है और कोर्ट से भी डायरेक्शन करवा सकती है। साहब, इसमें देखिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और मुझे धमकियां मिली, क्योंकि अगर धमकियां दे रहे हैं तो वो भी एक संगीन अपराध बनता है और उस पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए अगर वो धमकियां दे रहा है तो। प्रशांत साहब, अब महिला के पास क्या कुछ विकल्प हैं, क्योंकि लगातार 2 महीने हो चुके हैं, इतने लंबे वक्त से वो लगातार दर-दर की ठोकरें खा रही है, शिकायत दर्ज नहीं होती है, अब उसके पास क्या विकल्प बच रहा है? देखिए, जब अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही, तब सिर्फ एक अदालत का ही मामला, एक माध्यम बचता है जहाँ पर वो जाकर के अपनी एक शिकायत दर्ज करा सकती है कि पुलिस को डायरेक्शन दी जाए और उस पर FIR दर्ज की जाए आरोपी के विरुद्ध और उसको गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल तो अभी एक ही उसके पास रास्ता बचता है। जी। अगर जो पुलिस अधिकारी जो है इस पर पूरा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कौन कौन से पुलिस अधिकारियों पर जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए दुबे साहब? पुलिस अधिकारियों में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वहां पर जिसको इन्वेस्टिगेशन उसकी सौंपी गई है, वो इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर होगा। और प्लस जो उस थाने का इंचार्ज होगा, उस थाने के इंचार्ज पर भी फेल्योर का मुकदमा जो है चलाया जा सकता है, एक नेग्लिजेंस का मुकदमा चलाया जाए। नेग्लिजेंस के तहत उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ तो एक्शन बनता है अगर इसमें हिला हवाली कर रहे हैं तो। अगर एक महिला कहीं शिकायत दर्ज कराती है, इस तरीके का जब मामला सामने आता है,
तो क्या सीधे तौर पर प्रोविजन होता है कि गिरफ्तारी जो इस तरीके के मामले में हो जो एक्यूज है? नहीं, अगर ये इस्टेब्लिश हो गया प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी ये इस्टेब्लिश हो गया कि इस तरह का गंभीर अपराध कारित हुआ है अब अपराधी के द्वारा, मेडिकल एविडेंसेस से जो प्राइमा फेसी है उससे यह साबित हो जाता है कि इस तरह का एविडेंस है या संलिप्तता पाई जाती है या संदेह के आधार पर, तो पुलिस इमीडिएटली गिरफ्तार कर सकती है। अगर प्रशांत साहब एलिगेशन ये है पीड़िता की तरफ से कि उसके साथ रेप हुआ है, तो पुलिस को क्या इस पूरे मामले में सबसे पहले मेडिकल नहीं करवाना चाहिए था जो रेप पीड़िता है, और उसके बाद ही इस पूरे मामले में जो है किसी भी तरीके का एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, तभी गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, उसका सबसे पहले उसका मेडिकल होना चाहिए था, क्योंकि अगर जितना लेट उसका मेडिकल होगा वो एविडेंसेज मिट जाएंगे। तो पुलिस की पहली जिम्मेदारी बनती थी कि पहले कहीं पर भी उसका मेडिकल होना चाहिए। जी दुबे साहब, अब इस पूरे मामले में एक तरफ एक्यूज है जो लगातार जो है इस पूरे मामले जो पीड़िता है वो लगातार इस पूरे मामले में कह रही है कि उसने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये भी जिस तरीके से आपने कहा कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है आईओ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये तमाम जो चीजें जो लूप होल्स छोड़ दिए गए हैं, अब ये तमाम चीजें सीधे तौर पर जो पूरा केस है उसे भी इफेक्ट करेंगी। इसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? इसकी निश्चित तौर पर प्रदेश की या उस जगह के डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो मशीनरी है डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसकी है, और उसके बाद जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की बनती है। अब देख, एक बड़ा क्लिंचिंग सा एविडेंस यहाँ पर है कि इतने दिनों से यह कार्य चलता रहा और महिला यहाँ से वहाँ भी चली गई, क्योंकि इस रोल को भी देखना पड़ेगा कि क्या अगर वो कंसेंटेड था। एक बार ये होता है कि पहले कंसेंट दे देते हैं, बाद में कंसेंट विड्रॉ हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, जा करके तलाक भी होता है, तमाम तरह के। तो इन पहलुओं पर भी जांच होना चाहिए। हो सकता है कि इस तरह के अपराध जो है किसी दुर्भावना से ग्रसित भी हो सकता है, ये पहलू भी, लेकिन पहले ये पहलू बात का पहलू है। पहले तो यह महिला की कंप्लेंट आते ही एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्त में लेकर के और जांच होनी चाहिए। ये पहला सबसे पहला, यानी सबसे पहले जो कदम पुलिस को उठाना चाहिए था वो पीड़िता की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसके बाद कार्रवाई करते हुए जो अपराधी है जिस पर आरोप लगा है, जो आरोपी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसके बाद जो है महिला, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि महिला का भी इसमें कुछ सस्पिशियस रोल है, तो पुलिस को यह भी करना चाहिए कि पुलिस उस एंगल की भी करे, लेकिन वो जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे, गिरफ्तार करने के अलावा वो चीजें नहीं हो सकती है। और महिलाओं को भी समझना चाहिए कि ऐसे बरगलाने वाले लोगों से दूर रहें, ताकि इस तरह के घृणित अपराधों को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल पुलिस पर कि आखिर पुलिस की तरफ से क्यों कार्रवाई नहीं की गई इस पूरे मामले में, जहां एक तरफ पुलिस की तरफ से पीड़िता पर ही दबाव बनाया गया कि वो किसी भी तरीके से समझौता कर ले, तो सवाल पुलिस पर है, सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर है कि आखिर पुलिस के इन तमाम अपराधियों, इन तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना है तो सख्त कार्रवाई की बेहद जरूरत है, क्योंकि पीड़िता लगातार न्याय की आस कर रही है। फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी है, बने रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।